जो ई होता है ना, वो होती है इलेक्ट्रिक, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, फील्ड इंटेंसिटी, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं उसको। वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ बेसिकली हो सकता है कि हर पॉइंट पे सेम हो। अगर हर पॉइंट पे सेम होती है तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और अगर हर पॉइंट पे सेम नहीं है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है। अब सपोज करो कि मैं एक एरिया ले लूं और इससे मैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दूं, चाहे यूनिफॉर्म कह लो चाहे नॉन यूनिफॉर्म ले लो, बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है। अब जब मैं ये देखूंगा ना कि इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, मतलब सबका टोटल नंबर देखूंगा एक तरीके से, वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज मैं एक छोटा सा और लूप ले लेता हूं जो मैंने कहीं यहाँ रखा हुआ है। आप देख रहे हो कि येलो वाला जो लूप है वो व्हाइट वाले लूप से छोटा है। दोनों में एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है। अगर मैं कह दूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों में एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है, इंटेंसिटी बराबर है। लेकिन क्या है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द येलो लूप है ना, वो कम है। तो हम कह देते हैं कि जो येलो वाला है उसका फ्लक्स है कम। समझ में आया? तो बेसिकली दोनों को ना सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बराबर मिल रही है, नंबर ऑफ सिग्नल्स येलो वाले को कम मिल। क्यों? क्योंकि उतने चीजों को वो केटर ही नहीं कर पा रहा, उतनी फील्ड लाइंस को वो केटर ही नहीं कर पा रहा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज ये चौकट है, ठीक है, फ्रेम है ये। अब इसके अंदर से अगर ऐसे निकले तो मेरे जैसे दो लोग निकल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहां से ये पूरा मैं तोड़ दूं, तो हो सकता है मेरे जैसे सात लोग निकल जाएं। अब मी एज अ पर्सन विल रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, मेरी मैं एज द लाइन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, तो जो मेरे साथ वाला था उसकी भी कितनी होगी, ई। बाकी के जो पांच और थे उनकी भी कितनी होगी, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एरिया कितने एरिया से पास हो रहे हैं। लेकिन अभी इस केस में फ्लक्स कितना था, 2 यूनिट। अगर ये वाला पार्ट भी तोड़ दूं मैं, तो एक बारी में फ्लक्स कितना होगा, 7 यूनिट हो जाएगा। तो फ्लक्स होगा 7 यूनिट, लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ एवरी लाइन होगी वो सेम रहेगी, कितनी, ई। समझ में आया? तो ऐसी व्हाइट वाले लूप और येलो वाले लूप के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, उनकी स्ट्रेंथ सबकी सेम है। येलो और व्हाइट दोनों के लिए सेम है। लेकिन येलो वाले से नंबर ऑफ फील्ड जो पास कर रही है वो कम है कि ज्यादा है, कम है। तो यदि कम है तो हम क्या बोलेंगे कि येलो वाले के थ्रू फ्लक्स कम है और व्हाइट वाले के थ्रू फ्लक्स ज्यादा। ठीक है। अंश समझ में आया? ठीक है। तो लिखो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड passing through a given area. Total electric field passing through a given area. ठीक है। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity given as, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए अगली लाइन में, एक लाइन छोड़ दीजिए। ई, सॉरी, इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ जी। हाँ, नल सेट के लिए जो यूज होता है ना, वही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया की बात करें तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपको नहीं पता तो अभी समझा देते हैं। कई बच्चों को लगता है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई में कर रहा हूं उनको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो स्केलर ही तो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए फ्लक्स को मैं क्या कह रहा हूँ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। सो इट्स अ स्केलर, स्केलर ही लिखा है ना, मैं वेक्टर तो नहीं लिखवा दी गलती से।
स्केलर क्वांटिटी गिवन है phi is equal to E vector dot A vector। अब ये ना तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म, मतलब जैसे डाइपोल के केस में किया था ना, पैरेलल लाइंस हमने बनाई थी, कहीं पे भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगी। ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। पहले तो मैं इसको भी पूरा कर देता हूँ। तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। लिख लो इसको भी। हाँ जी, बता रहा हूँ। थीटा मैंने बोला इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। लाला डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर या बी वेक्टर क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है, तो वो लिखा है। हाँ ठीक है, तो थीटा अगली हमेशा जीरो नहीं होगा? हाँ जी, थीटा हमेशा जीरो ही नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बताते हैं अभी, क्यों क्वेश्चंस एक ही करेंगे। जगह, एक ही क्वेश्चंस जगह से पास हो रहे हैं? सवाल करेंगे, समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमेशा जीरो नहीं होता, डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर ऑफ द गिवन लूप। ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन लूप। समझ आया? और ये फॉर्मूला जो है इसको कहीं नोट कर लो कि दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो दिखाते हैं क्या लगेगा। तो अगली लाइन में लिखिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है तो लूप के हर पॉइंट से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फ्लो नहीं कर रही। ये जो मैंने सबको अपने आप जैसे सबको ई यूनिट मान लिया था वो तो इसलिए माना था क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे थे। तो अब तो ई फ्लो नहीं कर रही। मान लो जो ये ऊपर वाला भी मैंने डायग्राम बनाया है इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ना बना के, पैरेलल लाइंस ना बना के, हालांकि मेरी लाइंस पैरेलल लग नहीं रही थी बट भावनाएं समझते हैं मेरी। ऐसे ना बना के एक पॉइंट चार्ज की वजह से बना दूं, मान लो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा होगा, उससे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। तो आप देख रहे हो कि अब पैरेलल लाइंस नहीं है। अंकुर के अकॉर्डिंग पहले भी नहीं थी, मेरे अकॉर्डिंग मेरी भावनाएं पैरेलल थी। अब यहाँ पे देख रहे हो गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर होती जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है विद टाइम, सॉरी विद डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं अगर लूप के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं कि बराबर है तो क्या वो बात सही होगी? अगर मैं बोल दूं कि लूप के हर पॉइंट से, ये जो लूप है इसके हर पॉइंट से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल रही है, तो क्या ये बात सही होगी? गलत नहीं होगी ये? कहां बराबर हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होती तो मैं कहता लूप टेढ़ा मेढ़ा रखा हो, जैसे मर्जी रखा हो, हर पॉइंट से बराबर फील्ड स्ट्रेंथ तब होता, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में ना मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा कि इससे कितनी निकल रही है, फिर इससे कितनी निकल रही है, फिर इससे कितनी है, इससे कितनी है, हर एक के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड देख के और देखना पड़ेगा कितना फ्लक्स निकल रहा है टोटल, और फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीजों को जब ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रेशन ही तो बोलते हैं। वही तो लिखा है नीचे मैंने, समझ आया? तो इसीलिए क्या लिखा मैंने, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं ना, ये क्या है, डी ए है इनका एरिया, स्मॉल एरिया। तो छोटे छोटे डी ए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कब तक, जब तक पूरा लूप कवर नहीं। समझ आया? हाँ जी अंश, क्या डाउट है आपको? मेरे को समझ नहीं आया ये। कौन सा वाला पार्ट? ये जो आपने जो बोला था हर जगह सेम होगा अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फील्ड लाइंस होंगी पैरेलल टू ईच अदर तो हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म का केस हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो
तो मतलब विद डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही है, क्राउड कम होता जा रहा है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लूप के हर पॉइंट से बराबर फील्ड निकल रही है? नहीं। लूप के अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर होस्ट से अलग होगा तो उनसे फील्ड लाइंस भी तो अलग स्ट्रेंथ की पास करेंगी ना। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, समझ आया? हैंड ओवर कर लो। हाँ जी अंकुर। हम उसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो लाइंस है हाँ उसके बीच का, देख, अगर यूनिफॉर्म होगा तो ये कड़ा जो है ना इसको लूप मान ले, ठीक है? अब मैंने कड़े को ना थोड़ा सा ऐसे कर दिया टेढ़ा, इधर देख रहा है, और फील्ड लाइन से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ था। अब इस पॉइंट चार्ज से ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट चार्ज से लूप पे ये वाला पॉइंट, ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे है ना इससे। तो जब ये अलग अलग डिस्टेंस पे है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों पे हिट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ की होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जिसका ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वो होस्ट चार्ज ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर हिट करने वाली फील्ड कम स्ट्रेंथ की जाएगी। और अगर ये मान लो पॉइंट चार्ज ना होता, कोई और चार्ज होता लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड ना बनाता, तो भी यही होता, कम ज्यादा होता रहता, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी ना। समझ आया? बहुत कम होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं वैसे तो ये, मतलब ऐसे टचिंग होते जा सकते हैं बट इंटरसेक्ट नहीं। हाँ ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो यहां से क्या मिलता है हमें कि फाई कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये वाला जो है ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए आ गया। हाँ जी अंश। ई बाहर नहीं आना चाहिए इंटीग्रल के। ये बाहर तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगी। ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हर जगह छोटी छोटी फील्ड देखनी पड़ेगी। नोट कर लिया? हैंड ओवर करो अंश, डाउट पूछने के बाद कर लिया करो। अब इसका ऐसा यूनिट बताएंगे। देखो, ई ए कॉस थीटा यूज हो रहा है बेसिकली, चाहे इंटीग्रेशन कर लो यूज तो यही होगा फाइनली। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया क्या? मीटर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे यूनिटलेस होते हैं, तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर है। तो लिख लो इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अंडरस्टूड, ठीक है भाई। इसके बाद हम सीखते हैं कि एंगल कैसे देखें जो थीटा बताया हुआ है।